हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे सीटेट जैन 2021 पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। बिलीफ के बारे में यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बिलीफ जो है लर्निंग के लिए अच्छा है। फर्स्ट है फेलियर इज अनकंट्रोलेबल। क्या जो असफलता है वो अनियंत्रित है? जी नहीं। जो फेलियर है वो कंट्रोलेबल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो अच्छी पढ़ाई करके हम नेक्स्ट टाइम पास हो सकते हैं। सेकेंड, ये वाला गलत है। फर्स्ट सेकेंड, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। यस, योग्यता जो है इम्प्रूव की जा सकती है एबिलिटी। थर्ड इज एबिलिटी इज फिक्स्ड। क्या एबिलिटी फिक्स्ड है? जी नहीं, हमारी जो एबिलिटी है वो फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होती रहती है हमारी एज, हमारी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग। फोर्थ है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। यस, एबिलिटी जो है इम्प्रूव की जा सकती है प्रैक्टिस के द्वारा और डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करके। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। Next question, conceptual understanding among students is likely to improve in the sitting which emphasizes on। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्वायरी एंड डायलॉग। सेकंड, कंपटीशंस। थर्ड, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी। फोर्थ, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन। अगर बारंबार परीक्षाएं लेते रहेंगे तो इससे जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों की बिल्कुल नहीं बढ़ती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी जो है इसमें कभी भी जो है ये पेडागोजी यूज नहीं की जाती है कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ही रह के जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन से ही जो है योग्यता जो है जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर होगी। सेकेंड है कंपटीशन करवा के भी जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करवाई जा सकती है। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इंक्वायरी एंड डायलॉग के द्वारा जो बच्चों के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर बनाई जा सकती है। डिफरेंट इंक्वायरी करके बच्चों को खुले वातावरण में छोड़ दो, वो खुद जो है अपनी समझ का जो है सृजन कर लेंगे। खुले वातावरण में उनको जो है डिफरेंट चीज़ों से इंटरेक्ट होकर पता चलेगा कि कैसे जो है वो अपनी लर्निंग को बेटर बना सकेंगे, कैसे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। तो इंक्वायरी एंड डायलॉग इज बेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को सीखने में कब जो है कठिनाई होती है। फर्स्ट है कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल बेस। जब विषय वस्तु को जो है बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, जब कंटेंट जो है डिफरेंट मल्टीपल बेस में जो है प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने, तो वो बेटर तरीके से सीख पाते हैं। तो ये तो नहीं होगा आपका। सेकेंड, इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, इससे भी जो है जब जो है इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों के सामने जो है अलग अलग टुकड़ों में जो है प्रस्तुत की जाएगी। एक सूचना के बारे में एक थोड़ी सी ये बता दिया, थोड़ा से वो बता दिया, तो इससे भी जो है इससे बच्चे की लर्निंग बेटर जो है नहीं होती है। थर्ड है दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तब तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे बच्चों का डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन पूछा है। नेक्स्ट है लर्निंग इज सोशली कंटेक्सचुअलाइज्ड। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। जब बच्चा जो है जब अधिगम जो है सोशलाइजेशन से रिलेटेड होता है तब तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाता है चीज़ों को, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड जो है अगर उनको एग्जाम्पल दे दी जाते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो डिफिकल्टी फॉर चिल्ड्रन क्या हुआ, तो यहाँ पे डिफिकल्टी जो होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। बिकॉज जब इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट चंक्स में जो है उनको प्रोवाइडेड की जाती है, एक सूचना को डिसऑर्डर में नहीं बताया जाता है बच्चों को, तो उनको कठिनाई होगी। बिकॉज जो आपके मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है वो यही बोलते हैं कि जो आपकी लर्निंग है वो हमेशा आपकी होल टू पार्ट में होती है। मीन पहले अगर आप बच्चे को किसी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताना चाहते हो तो पहले आप उसको जो पूरे बॉडी का जो पूरा पार्ट्स है उसको सामने लाइए, उसका चाहे डायग्राम के द्वारा चाहे मॉडल के द्वारा। उसके बाद उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके बारे में बताइए, तो इससे बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। फर्स्ट है नो अराउजल नो फियर। कोई उत्तेजना नहीं, कोई वे नहीं। सेकंड, हाई अराउजल हाई फियर। उच्च उत्तेजना उच्च वे। थर्ड, लो अराउजल हाई फियर। निम्न उत्तेजना उच्च वे। फोर्थ है मॉडरेट अराउजल और नो फियर्स। संतुलित उत्तेजना कोई वे नहीं। तो गाइज ये मोटिवेशन चैप्टर है उसमें से थोड़ा सा पूछा गया है ये
ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेशन साइकिल आपको पता होना चाहिए। मोटिवेशन साइकिल आपका फर्स्ट नीड से शुरू होता है। नीड मीन बट पर्सन वांट्स, मीन एक जो पर्सन है वो चाहता क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलता है ड्राइव। ड्राइव मीन एक्शन टू फुलफिल द नीड। अब उस नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक्ट करना शुरू कर देगा, कार्य करेगा उसके लिए। फिर इंसेंटिव। इंसेंटिव में उसको जो है रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न्स जो है उसको पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, नेगेटिव भी मिल सकते हैं। और रिवार्ड्स। रिवार्ड्स मीन जब जो है सेटिस्फैक्शन। रिवार्ड्स मीन उसको जब सेटिस्फाई हो जाएगा, उस जो है जब उसकी नीड्स पूरी हो जाएगी तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सो एक तरह से आप देखिए तो सबसे पहले आपका नीड होता है। नीड को पूरा करने के लिए आप ड्राइव करते हैं, कोई कार्य करेंगे। कार्य के बाद जो है अराउजल। अराउजल मीन किसी कार्य को करने के लिए आप कितने उत्सुक हैं, ठीक है, कितनी क्यूरियोसिटी है आप पे उस कार्य को करने के लिए। फोर्थ है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मीन आप उस गोल को जो है अचीव करने के लिए जो है अपना बिहेवियर में चेंज लाते हो, उस गोल को जो है पाने के लिए आप अग्रसर होते हो। अचीवमेंट मीन आपको जो है अपना गोल जो है अचीव हो जाएगा। जब अचीव हो जाएगा तो आपका जो रिडक्शन ऑफ अराउजल है, मीन जो आपकी एक्साइटमेंट है वो जो है कम हो जाएगी फिर से। फिर बाद में नीड्स फिर से शुरू हो जाएगी। जब आपकी फिर से किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी फिर से आप ड्राइव करना शुरू कर दोगे। तो इसी प्रकार से ये मोटिवेशनल साइकिल चलता है। सो जहाँ पे पूछा है कि बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग कब होगी, तो बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग जो है आपकी तभी होगी जब मॉडरेट अराउजल होगा एंड नो फियर होगा। जी हाँ, मॉडरेट अराउजल मीन थोड़ा सा जो है क्यूरियोसिटी जो है बच्चे में जो है किसी काम को करने की होनी चाहिए, और नो फियर मीन कोई डर नहीं होना चाहिए। नो अराउजल, अगर अराउजल नहीं होगा तो बच्चे में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी सीखने के लिए, ठीक है। तो ये बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग यही होगी कि अराउजल जो होगा, जो एक्साइटमेंट है वो मॉडरेट होनी चाहिए और बिना डर से सीखना चाहिए चीज़ों को। राइट ऑप्शन इज 4। Next question. Constructivist view of learning suggests that children blank construction of their own knowledge. अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। देखिए गाइस, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो यही मानते हैं कि जब बच्चा एक्टिव रूप से सीखता है तो अपने ज्ञान का निर्माण वो अच्छे से कर पाता है। तो देखिए फर्स्ट है आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक इन, के बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा तो हमारे जो संरचनात्मक विचार है वो नहीं कहते। हैव नो रोल टू प्ले इन, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, बच्चे ही तो इसमें मेन भूमिका जो है अदा करते हैं। थर्ड आर सोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट फॉर, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। जी नहीं, ऐसा जो है हमारे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ऐसे बिल्कुल नहीं मानती है। फोर्थ है प्ले एंड एक्टिव रोल इन, जी हाँ, प्ले एंड एक्टिव रोल इन, बच्चे जो है सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो 4th इज राइट ऑप्शन। Next question. During a task, Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky, ideas on language and thought, this kind of private speech is a sign of. एक कार्य के दौरान जो है साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक है वो क्या दर्शाता है। तो गाइस, जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी दे रखी है और उन्होंने 3 तरह की स्पीच दे रखी है। सबसे पहले स्पीच है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच मीन जिसमें बच्चा जो है सोसाइटी के साथ या समाज के साथ जो है कम्युनिकेशन करता है। प्राइवेट स्पीच जिसमें बच्चा खुद से बातें करता है, खुद को रेगुलेट करता है, खुद को जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में जब बच्चा जो है बोलता कुछ नहीं है मुंह से, लेकिन दिमाग में उसके बातें चल रही होती है, दैट इज साइलेंट इनर स्पीच। तो लेव वाइगोत्स्की ने 3 तरह की स्पीच दे रखी है। उसी के बारे में पूछा है कि जो साइना है वो जब कार्य जो है किस प्रकार प्रगति कर सकती है वो उसके बारे में बात कर रही होती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वो दिस टाइप ऑफ प्राइवेट स्पीच जो है इट इज साइन ऑफ, किस तरह का जो है साइन करता है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोग्निटिव इमेच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशन एंड ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म की बात जो है आपके प्याजे ने की है। उन्होंने बोला है कि ईगोसेंट्रिज्म को जो है कुछ नहीं माना है कि बच्चे जो है इसमें सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को जो है वाइगोत्स्की ने, ईगोसेंट्रिज्म को ही जो है वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जिसमें जो है बच्चे खुद को जो है सेल्फ रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, राइट ऑप्शन इज थर्ड, जिसमें बच्चे जो है खुद को डायरेक्शन देते हैं, खुद को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और 3 वर्ष की उम्र में जो है ये स्पीच जो है प्राइवेट स्पीच शुरू हो जाती है। तो राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्यूशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन,
क्या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, एनुअल फंक्शन है, आप ये देख रहे हो कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, उसकी पहचान करना, क्या ये इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस है? जी नहीं, ये गलत है। सेकंड, लेवलिंग ऑफ स्टूडेंट, लेवलिंग वर्ड तो आता ही नहीं है, ये तो मैटर ही नहीं करता, ये वाला नहीं होगा। थर्ड है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, जी नहीं, सेग्रीगेशन की बात भी हमारी साइकोलॉजी, हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं करती है। बच्चों को योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इवैल्यूएशन प्रैक्टिस में होता है। तो इवैल्यूएशन प्रैक्टिस में क्या होता है? इवैल्यूएशन प्रैक्टिस में आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, जिसमें जो है बच्चे की जो है विद्यार्थियों की जरूरत क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसको पहचाना होता है, ताकि टीचर जो है उसके अनुसार जो अपनी पेडागोजी को अडॉप्ट कर सके और उनकी लर्निंग बेटर बना सके। तो राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो वो किसके कारण होते हैं? ठीक है गाइज, तो फर्स्ट है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। सेकंड, हेरिडिटरी ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, नीदर हेरिडिटरी नॉर इन्वायरमेंट। तो गाइज आपको पता है जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। बच्चे के डेवलपमेंट में उसका हेरिडिटरी जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं, और इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा जो है पला बड़ा होता है, पालन पोषण होता है, जहाँ से बच्चा चीज़ें सीखता है, उन दोनों का जो है डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है गाइज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, दैट इज इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जी हाँ, 1 इज राइट ऑप्शन। Next question. After getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girl. Why don't cry?" This statement by the father. एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन जो है रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन जो है किस चीज़ को जो है बढ़ावा दे रहा है? फर्स्ट है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात होती तो वो ऐसी बात करता ही नहीं, तो प्रमोट तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल नहीं हो रही है। सेकंड, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्या वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। थर्ड, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, क्या वो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है क्या उनको चैलेंजिंग करने की बात कर रहा है। फोर्थ, रिड्यूस जेंडर बायस, क्या वो जो जेंडर बायसनेस है उसको खत्म कर रहा है? जी नहीं, यहाँ पे जेंडर बायसनेस को तो बिल्कुल खत्म नहीं कर रहा है, वो उल्टा उसको बढ़ा रहा है वो चीज़ को। चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, वो अगर चैलेंजिंग करता होता तो वो ऊपर वाली स्टेटमेंट जो उसके पिता ने बोली है वो कभी नहीं बोलता उस बच्चे को। ठीक है, हालांकि ऐसा बोलता कि कोई बात नहीं, चोट है, छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, ठीक है, नेक्स्ट के लिए ध्यान से खेला करो, लेकिन उसने ऐसा ऊपर कुछ नहीं कहा है। तो ये जो है चीज़ उसकी किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? जो आपका 9th क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सेकंड। जी हाँ, सेकंड, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है जो उसके पापा ने बोली है वो रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। जी हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइप मीन ऐसे बिलीव्स जो सोसाइटी में लोगों ने बना रखे हैं कि लड़के रोएंगे तो मीन वो बहुत ही कम जो है उनमें मीन ज़्यादा ताकतवर नहीं दिखेंगे या फिर कुछ ऐसा वैसा होगा, और लड़कियाँ रोती हुई अच्छी लगती हैं, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, वट। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, राइट, सेकंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में। प्रोग्रेसिव क्लासरूम मीन ऐसा क्लासरूम जहाँ पे फोकस ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग इंस्टेड ऑफ फॉर्मल लर्निंग। ठीक है गाइस, वहाँ पे बच्चों को जो है उनको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है और बच्चे जो है अपने अकॉर्डिंग अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स शुड बी लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, के बच्चों को जो है उनको लेबल किया जाता है उनके एकेडमिक स्कोर के बेस पे, ऐसा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बिल्कुल नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ए टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, क्या टीचर जो है सिर्फ फिक्स्ड करिकुलम जो है फॉलो करता है? जी नहीं, फिक्स करिकुलम जो है फॉलो नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल जो है करिकुलम उसको फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड्स।
थर्ड इज द एम्फेसाइज शुड बी ऑन द कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, क्या कंपटीशन पे जो है ध्यान दिया जाता है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में? जी नहीं, कंपटीशन पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि कोलैबोरेशन में, कोऑर्डिनेशन में काम करना बच्चों को सिखाया जाता है एक साथ। फोर्थ है एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन आपका होगा 4, दैट इज बच्चों को ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए ताकि बच्चा जो है अपने हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। तो फोर्थ इज राइट आंसर। Next question. After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will mean एक गतिविधि के दौरान जो है छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है किसको दर्शा रही है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस लेव वाइगोत्स्की ने जो है एक जो है जोनो प्रोक्सिमल जो है डेवलपमेंट जो है कंसेप्ट दे रखा है, स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट दे रखा है। स्कैफोल्डिंग मीन एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो बच्चों को दी जाती है जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जब वो कोई नई स्किल सीखता है। ठीक है गाइज, सो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है, एक मिनट, फर्स्ट है बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। जी नहीं, अगर टीचर जो है हिंट और क्यूज दे रहा है तो इससे बच्चे की जो अधिगम है वो अर्थहीन कैसे हो सकती है, ये गलत है। डिमोटिवेटेड द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को अधिगम के लिए जो है डिमोटिवेट करेगी। जी नहीं, डिमोटिवेट कैसे करेगा अगर टीचर जो है हेल्प कर रहा है। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, जो है अधिगम के लिए जो है पहाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। फोर्थ है कैजुअल विड्रॉ टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में जो है निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। जी नहीं, विड्रॉ टेंडेंसी जो है बच्चे में कभी नहीं आएगी, जब एक टीचर अच्छे से सिखा रहा है तो फिर वो कैसे पीछे हट सकता है। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड, दैट इज एक्ट एज ए स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार जो उन्होंने स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट दे रखा है उसके अनुसार जैसे कि बच्चा सेंटर में होता है, यहाँ तक तो बच्चा जो है कैन डू इंडिपेंडेंटली, यहाँ तक तो बच्चा जो है सब कुछ कर लेगा, लेकिन अगर उसने यहाँ से यहाँ तक जाना होता है तो उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसको एक टीचर जो है या फिर उसका जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होगा वो उसको प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो अपनी अधिगम को बेटर बना सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मीन बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से होता है, बच्चा पहले कहाँ सीखेगा बाद में कहाँ सीखना शुरू करता है। तो फर्स्ट है फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स। गाइज बच्चों के जो सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है वो दो होती है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो एजेंसी है वो उसकी फैमिली होती है, उसके नेबर्स होते हैं, और सेकेंडरी में उसके स्कूल आते हैं, स्कूल्स, मीडिया, न्यूज एजेंसीज आती है। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। जी नहीं, फैमिली जो है सेकेंडरी में तो नहीं आती है, ये वाला गलत है। सेकंड, स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, इस पे आते हैं हम। ठीक है, थर्ड है स्कूल इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। स्कूल प्राइमरी तो नहीं है, सेकेंडरी है, और पीयर्स जो है आपके प्राइमरी में आते हैं। फोर्थ, पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। जी नहीं, पीयर्स तो प्राइमरी में आएंगे, लेकिन जो आपकी फैमिली है वो सेकेंडरी में नहीं आती, वो आती है प्राइमरी में। तो राइट ऑप्शन जो है आपका सेकंड होगा। जी हाँ, स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। स्कूल में बच्चा बाद में सीखेगा, पहले बच्चा अपने परिवार में रह के सीखता है, अपने आसपास के पड़ोस से रहना सीखेगा, वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। तो राइट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। गाइस जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो हार्वर्ड जो है गार्डनर ने दे रखी है। उनके अनुसार इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस उन्होंने बताई है। फर्स्ट है उनकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें ऑथर्स, राइटर और पोइट आते हैं। म्यूजिकली, जिसमें म्यूजिकली इंटेलिजेंस मीन जिनका म्यूजिक में ज़्यादा रुझान होता है, म्यूजिक में अच्छे होते हैं। ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिक मीन जो लॉजिक और मैथमेटिक्स जो है
है चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इसमें आप ले सकते हो एग्जाम्पल। स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, जिनका जो है विजुअल अच्छा होता है, चीज़ों को देख के जो एकदम से बता देते हैं, जिसमें आपके आर्किटेक्ट आएंगे, स्कल्पचर आएंगे। बॉडी काइनेस्थेटिक मीन जिसमें आपके स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे। इंट्रापर्सनल मीन जिसको सेल्फ नॉलेज होती है, अपने ही बारे में जो है ज्ञान होता है व्यक्ति को। इंटरपर्सनल मीन जिसमें व्यक्ति को जो है दूसरों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, उनकी टेम्परामेंट, उनकी मोटिवेशन क्या है, ठीक है, उनके बारे में जो है, उनकी इमोशंस के बारे में जो है नॉलेज रखता है। इसमें आपके मार्केटिंग स्किल जिनके पास होती है या सेल्स पर्सन, वो इंटरपर्सनल में आएंगे। नेचुरलाइजेशन जो है, नेचुरलाइजेशन इंटेलिजेंस मीन जिनको जो है नेचर, प्रकृति के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। सो ये आपके जो हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है दे रखी है। उनके अकॉर्डिंग जो बुद्धि है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। जी नहीं, गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हर किसी की बुद्धि अलग अलग होती है। IQ कैन बी मेजर्ड बाई ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जी नहीं, IQ को जो है सब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ करके भी जो है, इसका फॉर्मूला भी है आपका IQ निकालने का। मेंटल एज ओवर क्रोनिकल एज मल्टीप्लिकेशन 100, ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। मीन एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करते हैं। मीन मैथमेटिक्स में आप अच्छे होंगे तभी आप जो है आगे तरक्की कर पाओगे, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है इसी बात पे जोर देती है कि देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। जी हाँ, जो आपको अपने अभी मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में शो किए गए हैं कि 8 प्रकार के जो है इंटेलिजेंस होती है। सो राइट ऑप्शन इज 4. Next question. According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because other approves it रिप्रेजेंट ब्लैंक स्टेज ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के ब्लैंक चरण को दर्शाता है। तो गाइस, लॉरेंस कॉलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट जो है थ्योरी उन्होंने दे रखी है, उनकी अकॉर्डिंग जो है उन्होंने 3 तरह के जो है लेबल बताए हैं। आपका फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और हर लेवल्स में जो है 2-2 स्टेजेस है। फर्स्ट है आपका अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। अवॉइडिंग पनिशमेंट मीन आप जो है अवॉइडिंग एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। मीन एक बच्चा जो है काम को करता है इसलिए कि अगर वो उस काम को नहीं करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। सेकंड है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट में मीन बच्चा इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन होगा। इसको सेल्फ इंटरेस्ट को इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मीन हर चीज़ में बच्चे के देखेगा कि उसमें उसके लिए क्या अच्छा है। इंडिविजुअल बिलीव्स जो है टू बी इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट इन द नीड ऑफ अदर। दूसरों की नीड से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। सेकंड आपका लेवल है कन्वेंशनल लेवल, 8 से 13 साल के बीच में। इसमें आएगा आपका गुड बॉय एटीट्यूड्स एंड गुड गर्ल एटीट्यूड्स। इसमें बच्चा जो है दूसरों की जो है अप्रूवल चाहता है, अच्छा व्यवहार दर्शाना चाहता है ताकि लोग आपको अच्छा अच्छा बोलें। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी मीन इसमें बच्चा जो है डू देयर ड्यूटी, बच्चा अपनी ड्यूटी करेगा। बच्चा ब्लाइंड होके जो है जो भी समाज ने रूल्स एंड कन्वेंशन धारणाएं बनाई है उनको जो है एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस लेवल का है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस मीन इसमें लॉ आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रादर देन रिजिड एडिक्ट्स। इसमें जो है अब लोगों के हितों को भी जो है ध्यान में रखा जाता है। इसमें बच्चे की बात की गई है तो बच्चे के अपने ओपिनियन, उसके राइट्स और वैल्यू होती है, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में इसमें आएगा आपका जो है पीपल चूज द एथिकल प्रिंसिपल दैट दे वांट टू फॉलो। इफ दे वायलेट द प्रिंसिपल्स दे फील गिल्टी। लोग जो है एथिकल वे में काम करते हैं इसलिए नहीं कि वे अपनी सजा से बच जाएंगे, इसलिए कि वो सभी जो है उनके लिए सही है, और जो है जो भी जो है हाँ, इसलिए कि वो उनके लिए भी सही है और सबके हित में भी वो ठीक है। दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। सो गाइज, इस क्वेश्चन में जो है लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को बच्चा इसलिए करता है क्योंकि वो उससे जो है दूसरे इसे स्वीकृति देंगे। तो वो कौन सी स्टेजेस है? फर्स्ट है आपकी, फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट है आपकी फॉर्मल कन्वेंशनल। फॉर्मल कन्वेंशनल तो नहीं है ये, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो गाइस ये वाली स्टेजेस है आपकी कन्वेंशनल स्टेजेस। कन्वेंशनल स्टेजेस में ही आप बच्चा गुड बॉय नाइस गर्ल एटीट्यूड रखता है, ठीक है, दूसरों की जो है अप्रूवल चाहता है, और ये सेकंड लेवल है और थर्ड स्टेज है। तो राइट ऑप्शन इज 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गाइज विकास की बात हो रही है तो इसके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मीन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कंटिन्यूस मीन जो विकास है वो लगातार होता है, बिना रुके जो है चलता रहता है विकास, परंतु कभी कभी धीमी और कभी कभी तेज जो गति से होता है। प्रथम के जो शुरू के जो 3 साल होते हैं उनमें जो बालक का विकास होता है वो तेज गति से होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है ऑर्डरली डेवलपमेंट, ऑर्डर में चलता है डेवलपमेंट, विकास जो है ऑर्डर में होता है। सर से पैर की ओर विकास होगा, पहले सर फिर धड़ फिर हाथ और पैर। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, सीक्वेंस में चलता है डेवलपमेंट, मीन पहले गामक विकास होगा, मीन उसका मांसपेशी तंत्रिका मस्कुलर नर्व सिस्टम, और बाद में उसका लैंग्वेज का विकास होगा। नेक्स्ट है यूनिक डेवलपमेंट, यूनिक डेवलपमेंट मीन हर बच्चे का विकास जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेटेड डेवलपमेंट, इंटरलेटेड मीन जो विकास है वो बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में आदि जो डिफरेंट पहलू होते हैं उनका विकास में परस्पर संबंध होता है, इंटरलेटेड होते हैं ये सारे पहलू, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, इमोशनली है, सोशली है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। जी हाँ, डेवलपमेंट में जो है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का तो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों का गुणनफल ही जो है डेवलपमेंट के बराबर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, जी हाँ, मैचुरेशन एंड लर्निंग जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। मेच्योरिटी आने पे ही जो है बच्चा अपनी लर्निंग जो है अच्छी तरह से सीख पाता है, जब मेच्योरिटी आती है तभी बच्चा चीज़ों को सीखता है। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो गाइज यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सेकेंड, डेवलपमेंट हैज ए सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। जी नहीं, सभी संस्कृतियों में एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग विकास होगा बच्चों का। सेकेंड है, एक मिनट, थर्ड, डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, क्या विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होगा? जी नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारे जो दादा और दादा परदादा है वो तो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, तो क्या उनका विकास कभी होगा ही नहीं? तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत ही है। फोर्थ है, डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, क्या विकास जो केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है? जी नहीं, चाइल्डहुड के बाद भी बच्चे का विकास होता है, अलग अलग स्टेजेस पे बच्चे का विकास अलग अलग होता है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा फर्स्ट, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जी हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सोशली आदि पहलुओं के परस्पर संबंध से ही बच्चे का विकास होता है। तो राइट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैंक इन दी लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रेक्ष्य है अधिगम प्रक्रिया में ब्लैंक के महत्व पर जोर देता है। तो गाइस आपको पता है लेव वाइगोत्स्की ने जो है 3 तरह के मेन जो है इसके एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर जोर दिया है। सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शंस, देन सेकंड इज कल्चर एंड थर्ड इज लैंग्वेज, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इक्विलिब्रेशंस। जी नहीं, ये तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में नहीं आता है। सेकंड कल्चरल टूल्स, थर्ड एट्रीब्यूशंस, फोर्थ मोटिवेशन। तो राइट ऑप्शन इज कल्चरल टूल्स। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चा अपने कल्चर से जो है पर्सन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग कल्चर। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बच्चा अपने कल्चर से ही जो है चीज़ों को सीखता है, अपने अधिगम को प्रभावी बनाता है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। Next question, in his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structure in terms of। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को ब्लैंक के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे ने जो है गाइज एक कंसेप्ट दे रखा है जिसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है उनको क्या कहा है। तो गाइज फर्स्ट है स्कीमास, सेकंड साइकोलॉजिकल टूल्स, थर्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। गाइज जो आपका ZPD है ये लेव वाइगोत्स्की ने बात करी है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपके बिहेवियरिस्टिक कहते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स जो है इसमें जीन पियाजे ने बात नहीं की है, तो आपका बचता है स्कीमास। जी गाइज, जो स्कीमा है आपका एक तरह से साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है स्कीमा। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे दिमाग में है वो स्कीमा की वजह से ही है, मीन स्कीमा ही है जो हम जिसकी वजह से हम चीज़ों को अपने दिमाग में रख पाते हैं और उनके पिछले अनुभवों के बेस पे जो है हम चीज़ों को सीखते हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं को उन्होंने स्कीमा के रूप में या मनोबंध के रूप में वर्णित किया है। तो राइट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो गाइस इसमें जीन पियाजे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दे रखी है, ठीक है, उन्होंने तो उसकी स्टेजेस के बारे में पूछा है। फर्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 साल के बीच में होती है। इसमें बच्चा जो है अपनी सेंसेस के थ्रू सीखेगा। इसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन वस्तु स्थायित्व, मीन जो चीज़ है उसके दिमाग में जो चीज़ बैठ गई है, अब चाहे वो चीज़ उसके आंखों के सामने ना भी हो तब भी वो उसके दिमाग में वो रहेगी ही रहेगी। मीन आउट ऑफ द साइट होगी लेकिन आउट ऑफ द माइंड नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें इसी में आता है आपका सेंसरी मोटर में ही डेफर्ड इमिटेशंस। मीन जो है अगर बच्चा जो है जैसे कि अपने पापा को सेव करते हुए देखेगा और बाद में वो पापा के सामने वो चीज़ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही पापा उसके आगे पीछे हुए वो बच्चे भी जो है सेविंग मशीन लेके जो है शुरू कर देगा सेव करना। तो डेफर्ड इमिटेशन मीन जो है जो चीज़ उसने देखी उसको बाद में वो चीज़ों को दोहराएगा। सेकंड इसमें थर्ड आता है इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मीन जो वस्तु उसके सामने रखी गई है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है उस चीज़ को लक्ष्य बनाकर जो है वहाँ तक जाएगा चीज़ों को लाने के लिए। सेकंड स्टेज है इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 साल के बीच में होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में जो है बच्चा, ये वाली स्टेज जो है लॉजिक आने से पहले होती है। इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद को जो है वर्ल्ड के सेंटर में मानेगा, सारी चीज़ों को जो है खुद से जोड़ेगा। मीन मुझे जो पसंद है सभी को पसंद होगा, जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही सभी फील करते होंगे, ऐसी जो है मनोदृष्टि जो है बच्चे में आती है ईगोसेंट्रिक स्टेज में। नेक्स्ट इसी में जो आपका प्री ऑपरेशनल में इंट्यूशंस आते हैं। इंट्यूशंस मीन बच्चों को लगता है कि जो भी मतलब जो वो बोलेगा वो सही है, मीन सब कुछ उसको पता है, वो टेढ़े मेढ़े लॉजिक देगा। जैसे कि चांद का एग्जांपल देगा कि चांद जो है मेरी बॉल की तरह है या मेरी बॉल चांद की तरह है, वाइस वर्सा कुछ भी एग्जांपल। इसी में आएगा आपका मेक बिलीव प्ले एंड सिंबॉलिक गेम्स। मीन इसमें बच्चा जो है मेक बिलीव प्ले करेगा कैसे, जैसे चीज़ों को जो है जैसे कि पेन लिया, पेन को कान से लगा लिया उसको फ़ोन मान के, उसी तरह लकड़ी की चीज़ से जो है वो गाड़ी सोच के उसको चलाना शुरू कर देगा। सो मेक बिलीव प्ले जो है वो सिंबॉलिक प्ले यहाँ पे शुरू करता है बच्चा। थर्ड इसी में जो है आपका प्री ऑपरेशनल में ही जो इरिवर्सिबिलिटी आती है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स मीन बच्चा जो है अपने विचारों को आगे पीछे करके नहीं सोच पाता है। जैसे कि बारिश हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कारण है, ये बच्चा उस स्थिति में नहीं सोच पाता है। बर्फ़ से जो है पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बन सकती है, ये भी बच्चा नहीं सोच पाएगा। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है इसमें, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। थर्ड स्टेज है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल। जी हाँ, 7 से 12 साल के बीच में इसमें बच्चा जो है कॉन्क्रीट चीज़ों को देख के जो है इंडक्टिव लगाना शुरू करता है। इंडक्टिव थॉट्स जो है यहाँ पे सबसे पहले थॉट जो बच्चे में आएंगे कॉन्क्रीट चीज़ों को लेके वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेजेस में ही आते हैं। इसमें लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स ही लगा पाता है बच्चा। इसमें आता है आपका सबसे पहले कंजर्वेशन मीन चीज़ों को जो है रिवर्सिबल थॉट्स जो है बच्चे में आ जाएंगे। अब बच्चे जो है शेप और साइज में चेंज होने पर जो है क्वांटिटी सेम रहेगी या चेंज होगी, उसमें जो है डिफरेंस करना जान लेता है। शेप मीन जैसे कि 5 लीटर पानी है, अगर 5 लीटर पानी को जो है अगर 10 लीटर पानी की बोतल में डाल दी जाए तो जो पानी है वो 5 लीटर ही रहेगा। ये वाली सोच बच्चे में स्थिति में आ जाती है। क्लासिफिकेशन करना, सीरिएशन करना, ये भी कॉन्क्रीट स्टेज में ही होता है। क्लासिफिकेशन मीन अलग अलग विशेषता के आधार पर चीज़ों को जो है अलग अलग कैटेगरी में रखना, डिफरेंट कलर्स और सीरीज में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारी जो है बच्चे में कैपेबिलिटी जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आ जाएगी। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। 12 साल से या इससे आगे के लिए ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस होती हैं। इसमें बच्चा जो है डिडक्टिव जो है रीजनिंग लगाता है। डिडक्टिव मीन बच्चा जो है पहले रूल्स बनाएगा, बाद में एग्जाम्पल सेट करेगा। और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। अब्स्ट्रैक्ट मीन ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, उनके बारे में भी जो है बच्चा डिस्कवरी जो है शुरू कर देता है। हाइपोथेटिको जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है बच्चे में। मीन बच्चा जो है इसमें जो है अनुमान लगाना या फोरकास्टिंग आप कह सकते हो, ठीक है, वो वाला इसमें कैपेबिलिटी बच्चों में आ जाएगी। तो ये थे आपके जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज के डिफरेंट स्टेजेस। सो गाइस यहाँ पे पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो यहाँ पे आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेजेस का जो है मेन कैरेक्टराइज पूछा गया है। तो सबसे पहला आपका एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएशन ऑब्जेक्ट। एबिलिटी टू कंजर्व जो है आपकी कॉन्क्रीट स्टेज में आती है।
सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है फॉर्मल स्टेजेस में आती है। थर्ड, सेंट्रेशन इन थॉट्स, सेंट्रेशन इन थॉट जो है आपकी प्री ऑपरेशनल में आएगी। और 4 है आपकी हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये बच्चे की फॉर्मल स्टेजेस में आती है। तो राइट आंसर होगा सेंट्रेशन इन थॉट्स। जी हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में बच्चे के सेंट्रेशन जो थॉट्स हैं बिल्कुल सेंटर में होते हैं। मीन जो विचार होंगे उनका सिर्फ केंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण नहीं होगा। मीन जो चीज़ों को सिर्फ जो है चीज़ों का एक ही एस्पेक्ट देखेगा, एक ही पहलू देखेगा। अगर वो चीज़ की हाइट देखेगा तो उसकी हाइट ही देखेगा, चौड़ाई देखेगा तो उसकी चौड़ाई ही देखेगा, कलर देखेगा तो उसका कलर ही देखेगा। ठीक है, सो सेंट्रेशन ऑफ इन थॉट्स जो है बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेजेस की कैरेक्टराइज है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Next question, according to Right of Persons with Disability Act 2016, which of the following terms is appropriate to use? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त होता है? गाइस, जो आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट है, तो 2016 है। ठीक है गाइस, इसमें जो है पहले 7 डिसेबिलिटी होती थी, लेकिन अब 21 एबिलिटी टोटल उसमें हो गई है। तो इसमें जो है फर्स्ट है स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, क्या छात्र जिसका अशक्त शरीर है ऐसा उस बच्चे को कहेंगे? जी नहीं, इसमें एक्ट में ऐसा जो है मेंशन नहीं किया है। सेकंड है रिटार्डेड स्टूडेंट, क्या बच्चों जो स्टूडेंट है उनको मंदित छात्र बोलेंगे? जी नहीं, मंदित छात्र बच्चों को कहकर नहीं बुलाएंगे। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, जी नहीं, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट भी नहीं। तो क्या, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, स्टूडेंट विद फिजिकली डिसेबिलिटी वर्ड है, ये उनके लिए हम यूज़ करेंगे। दूसरों को हर्ट ना हो ऐसे वर्ड नहीं कहने चाहिए। तो हमारा जो एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो सिर्फ यही कहता है कि बच्चों को फिजिकली डिसेबिलिटी वर्ड से जो है मेंशन करना चाहिए, ताकि उनको बुरा ना लगे कि उनको कोई विकलांग या लंगड़ा बहरा ये कह दे, ऐसे बिल्कुल नहीं उनको करेंगे, फिजिकली डिसेबिलिटी से उनको मेंशन करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज 4। Next question, sequence of development among children from birth to adolescence is, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? फर्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट सेंसरी, सेकंड सेंसरी कॉन्क्रीट अब्स्ट्रैक्ट, थर्ड अब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कॉन्क्रीट एंड फोर्थ कॉन्क्रीट अब्स्ट्रैक्ट सेंसरी। तो गाइज, आपने अभी जीन पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ी, उसमें हमने देखा कि जो विकास होता है सबसे पहले बच्चे का जो है 4 स्टेजेस में बताया गया है। सबसे पहले सेंसरी होता है, देन आपका प्री ऑपरेशनल चलता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड देन अब्स्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर इज सेकंड। जी हाँ गाइज, बच्चे का विकास भी जो है इसी जो है क्रम में होता है। पहले सेंसरी जो है उसका डेवलपमेंट होगा, फिर कॉन्क्रीट जो है स्टेजेस आएगी, फिर ऑब्स्ट्रैक्ट जो रूप से जो है वो चीज़ों को सीखेगा। तो राइट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ठीक है गाइस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में प्रोग्रेसिव क्लासरूम जहां बच्चों को जो है उनके अकॉर्डिंग उनको सीखने का जो है वातावरण दिया जाता है, बच्चों के जो है इसमें एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ फॉर्मल लर्निंग। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में उनको क्या वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? सेकंड, ए हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या वो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है? जी नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है अधिगम प्रक्रिया में बाधा बिल्कुल नहीं है। ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष पर असफलता? जी नहीं, ये फेलियर नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स। फोर्थ, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड? जी नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लास में बच्चों के, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी बनाकर जो है लेसन प्लान इसमें तैयार किया जाएगा। सो राइट, फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, एक समावेशी कक्षा में ब्लैंक पर जोर होना चाहिए। तो आपकी जो गाइस जो इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसमें आपके स्पेशल प्लस नॉर्मल दोनों ही प्रकार के जो है बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें हर बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं और हर एक बच्चे को जो मौका दिया जाता है सीखने का। तो देख लेते हैं जो समावेशी जो कक्षा है उसमें किस पे जो है जोर देना चाहिए। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट
मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सेकंड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, क्या सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स जो है लक्ष्यों को जो है इसमें जो है ध्यान दिया जाता है? जी नहीं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल मीन बच्चों को सिर्फ जो है नंबर लाने पर जो है ध्यान देना, तो समावेशी कक्षा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है इंक्लूसिव में नहीं यूज होती है, इसमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है यूज होती है, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है, नीड्स के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रदान की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। फोर्थ है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। जी नहीं, इंक्लूसिव क्लासरूम में सेग्रीगेशन की बात कभी नहीं होती बच्चों की कि उनको सामाजिक पहचान के आधार पर जो है अलग अलग कर दी जाए। तो हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वो एम्फेसाइज करता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। जी हाँ, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी जो है अलग अलग होती है सीखने की, तो हर एक को अवसर देना चाहिए, हर एक को अवसर मिलता है इसमें सीखने का। सो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाई, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? मीन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है उनको कैसे जो है फैसिलिटेट किया जाएगा? फर्स्ट है जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, के विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके? जी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है बच्चों में डर की भावना पैदा करके नहीं जो है बढ़ाई जा सकती है। सेकंड, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, फिर सिर्फ ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाई जाएगी? जी नहीं, इससे जो है बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा नहीं बन सकता है सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस करके। थर्ड है एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सिर्फ जो है फिक्स प्रोसेस जो है इसमें सेट करना, इससे जो है एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छे से नहीं बन पाएगा। फोर्थ है एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। जी हाँ, राइट ऑप्शन इसका होगा 4, क्योंकि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, मीन अगर बच्चे को आप एनालॉगी जो है सिखा के, एनालॉगी मीन जो है सेम जो है चीज़ों को कोरिलेट करना, एक कंसेप्ट का दूसरे कंसेप्ट के साथ जो है कोरिलेट करना, कनेक्शन बनाना, जिससे जो है बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी से सीख जाता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है बच्चे की ज़्यादा एनहांस होती है। तो राइट ऑप्शन इज 4। Next question, in order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? मीन ऐसा बच्चा जिसको सीखने में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो मीन उनकी जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। सेकंड, यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, अगर मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड यूज होगी तो इससे बच्चे को अधिगम को समझने में कठिनाई नहीं होगी, इससे तो उसका अधिगम और बेटर बनता है अगर मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स यूज की जाती है। थर्ड, यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, अगर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच यूज की जाती है इससे तो बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने ज्ञान का निर्माण अच्छे से कर पाता है, इससे भी बच्चे को अधिगम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फोर्थ है डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, अगर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उसके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है विजुअल या एजुकेशनल प्लान तैयार किया जाएगा, तो इससे भी बच्चे को के अधिगम में कोई कठिनाई नहीं होगी, उसका अधिगम बेटर होगा। तो राइट ऑप्शन इसका एक ही है, दैट इज फर्स्ट, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। जब जो है टीचर जो है जो आपका एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है तैयार कर देता है, मीन रूल्स जो बना देता है जिनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, फिक्स नेचर के होते हैं, तो तभी जो है बच्चा जो है उसको सीखने में जो है कठिनाइयाँ आती है, तभी वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है। मीन उन स्ट्रक्चर को जो है टीचर को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, तभी उसका अधिगम अच्छे से होगा। तो राइट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? क्रिएटिविटी की बात की गई है। क्रिएटिविटी मीन जहां बच्चा जो है डिफरेंट आइडियाज सोचेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करके जो है एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन सोचेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है इनअटेंटिवनेस। इनअटेंटिवनेस जो है प्राइमरी आइडेंटिफाइंग क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी बच्चा होगा उसमें असतर्कता जो है कभी नहीं होगी, ये गलत है। लो कॉम्प्रिहेंशन जो है समझने में कमी होगी बच्चों की, वो ये भी जो है एक क्रिएटिविटी बच्चे के साथ नहीं होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी जो है क्रिएटिविटी का जो है आइडेंटिफाइंग फीचर प्राइमरी नहीं है, तो इसका सही फीचर जो प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर है क्रिएटिविटी का, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। जी हाँ, जब एक बच्चा जो है एक प्रॉब्लम के जो है डिफरेंट सॉल्यूशन जो है सोचेगा,
तो जो है बच्चा एक क्रिएटिविटी का जो है वो माध्यम माना जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है बच्चा इसमें यूज़ करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है यूज़ करेगा, नए नए आइडियाज़ लेके आएगा। ठीक है, कुछ नया करेगा, इनोवेशन करेगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स ए टीचर शुड, विविध पृष्ठभूमियों के अध्ययनकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, मीन उसकी क्लास में जो है अलग अलग जो है डाइवर्स बैकग्राउंड के, मीन अलग अलग संस्कृति के लोग जो है, पृष्ठभूमि के लोग जो है, बच्चे जो है उसकी क्लास में हैं, तो उनको एड्रेस जो है कैसे करेगा। फर्स्ट है यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। जी नहीं, ऐसी स्टेटमेंट जो है कभी भी यूज नहीं करेगा जिससे कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जो है को स्ट्रेंथन मिले। सेकंड है अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, क्या वो विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। जी नहीं, उसको एक टीचर जो है कभी भी जो है इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेगा, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए रिलेटेड डाइवर्सिटी। हालांकि जो है क्योंकि उसको पता है एक क्लास में जो है डिफरेंट जो है वर्ग के लोग आते हैं, तो उस चीज़ को जो है डिस्कस करना चाहिए उसको। थर्ड है ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। फोर्थ, यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल, के सभी के लिए जो है एक जैसे मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जी नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, मीन जब जो है टीचर की क्लास में जो है अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, मीन अलग अलग स्टेट के बच्चे होंगे, तो उनसे रिलेटेड ही एग्जाम्पल क्लास में उनको देने चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा जैसे कि साउथ से है, ईस्ट से है, नॉर्थ स्टेट से है, सब जगह से है, तो सभी के एग्जाम्पल ड्रॉ करके उसको क्लास में बच्चों के अधिगम को बेटर बनाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज 3rd। Next question, a teacher should analyze the various errors made by the students on a given task because, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट है लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, क्या अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। जी नहीं, अधिगम सिर्फ जो है करेक्शन ऑफ एरर पर निर्भर नहीं करता है, बहुत से और भी जो है एस्पेक्ट्स है जिन पे अधिगम जो है निर्भर करता है। सेकंड है शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, मीन जो गलतियां बच्चों ने की है उनके बेस पे क्या वो बच्चों की जो सजा है उसको निर्धारित करेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 4, she can segregated those who made more errors in comparison to others, इसके आधार पर जो है वे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। जी नहीं, सेग्रीगेशन की बात बिल्कुल नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज 3rd ऑप्शन, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जी हाँ, जो बच्चों की गलतियां हैं उनको समझना जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गलतियों से ही पता चलता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्योंकि गलती जरूरी होती है, गलती करेगा तभी वो सीखेगा। एग्जाम नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि पास है बच्चा की फेल है। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मीन बच्चे को सीखने के लिए कैसे जो है उसको अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। फर्स्ट है फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशंस, क्या उसको सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पे जो है फोकस करेंगे। जी नहीं, रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं, उससे तो बच्चा कभी भी सीखने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। पुनिशिंग दी चाइल्ड, के बच्चे को दंड देंगे। जी नहीं, दंड देके वो कैसे जो है सीखने के लिए प्रेरित हो सकता है, बिल्कुल नहीं। थर्ड है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। फोर्थ इज गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, के बच्चे को जो है आप इजी टास्क देके जो है बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। जी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 3rd। जी हाँ, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। मोटिवेशन में जो है 3 प्रकार के गोल्स दे रखे हैं गाइस, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशंस, जिसमें परफॉर्मेंस के बेस पे जो है बच्चा मोटिवेट होगा। मीन बच्चे के 80%, 85, 95% आएंगे, बस उसी के बेस पे जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होगा। सेकंड फेलियर अवॉइडेंस, मीन उसमें बच्चा सिर्फ 33%, उसमें 33% बच्चे को जो है पेपर में मार्क्स आ जाएं, बस उतना ही उसका मोटिवेशन होगा। थर्ड है मास्टरी ओरिएंटेड, मास्टरी ओरिएंटेड मीन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर आए ना आए, बस नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करती है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स मीन बच्चा जो है इसमें बच्चा सिर्फ सीखना चाहता है, सिर्फ नॉलेज के लिए बच्चा पढ़ रहा है, नंबर कितने आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है गाइस, तो फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल इज राइट आंसर इज 3rd।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेम ब्लैंक, शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी के बारे में पूछा है कि शर्मिंदगी जो है बच्चे के जो उसके जो कॉग्निशन है उस पर कैसा इम्पैक्ट डालती है। ये आपका कॉग्निशन एंड इमोशन चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट है, शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके क्या शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए? जी नहीं, ये जो है शेम जो वर्ड है उसको कभी भी जनरेट नहीं करना चाहिए बार बार क्लास में, क्योंकि इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है प्रभावित होता है। सेकंड, हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, क्या जो है शर्मिंदगी का रिलेशन से जो है कॉग्निशन से कोई रिलेशन नहीं है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो शेम है जो वर्ड है इमोशंस है, सॉरी शेम तो इमोशन तो है नहीं, जो शेम वर्ड है उसका कॉग्निशन से संबंध है। थर्ड है, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशंस। फोर्थ, इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, क्या बच्चा अगर शर्मिंदगी महसूस करेगा खुद से तो क्या बच्चा मोटिवेट होगा कि सीखने के लिए? जी नहीं, जो बच्चा शर्मीला बच्चा जो होगा वो कभी भी जो है मोटिवेट नहीं होगा सीखने के लिए। इससे क्या होता है, थर्ड आपका राइट ऑप्शन होगा, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। जी हाँ, जो आपकी शर्मिंदगी है उसका संज्ञान पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा जो है खुद से ही शर्मिंदा महसूस होता है तो जो है उसकी सोच पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो राइट ऑप्शन इज 3। And last question is, which of the following is most effective mode of teaching learning? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? फर्स्ट है इमिटेशन एंड रेपिटेशंस, क्या चीज़ें जो इमिटेट करके और रेपिटेशन करके जो है अध्यापन प्रक्रिया को जो प्रभावशाली बनाया जा सकता है? जी नहीं, गलत। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, फॉर ऑब्जर्वेशंस विदाउट एनालाइज, क्या आप बिना ऑब्जर्व किए ही चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो? जी नहीं, इससे जो है इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग नहीं कहा जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, जब जो है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, मीन जब एनालॉजी जो है स्टेटमेंट आप बच्चों के सामने रखोगे, एनालॉजिकल मीन दो कंसेप्ट में क्या रिलेशन है आपस में, तो बच्चे जो है इससे ज़्यादा सीखेंगे। तो राइट ऑप्शन इज 3rd। तो ये थे 30 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियोस? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए वो भी बताइएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए बी सेफ।